मेरे घर के हालात बहुत ज्यादा खराब थे, इसीलिए मुझे किसी ने बंगाल में नौकरी करने के लिए कहा। मैं बंगाल में नौकरी करने के लिए चला गया। बंगाल में जाकर मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किलें आ गई थीं और मुझे यहां पर आए हुए 6 महीने ही गुजरे थे, इसलिए अभी तक मैंने अपनी जिंदगी में कोई खुशियां हासिल नहीं किया था। मैंने ना ही कभी किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर देखा और ना ही उससे पहले नौकरी करने की कोशिश की थी। लेकिन जब यहां पर आने के बाद मुझे कुछ दिन गुजरे तो जैसे मेरी जिंदगी में एक बाहर सी आ गई थी। एक बंगाली लड़की ने मुझे पसंद कर लिया था। वो उम्र में मुझसे बहुत छोटी थी, जवान थी, खूबसूरत थी। उसने मुझसे कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहती है। मैं जहां पर नौकरी करता था वह वहीं पर मेरे साथ नौकरी करती थी। मैं बंगाल की एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम किया करता था। वो भी वहीं पर मेरे साथ काम करती थी। उसने कहा वह मुझसे शादी करना चाहती है और मुझे पसंद करती है। यह बात सुनते ही मेरे तो खुशी के ठिकाने नहीं रहे थे। मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि बिजनौर के छोटे से गांव से निकलकर मामूली से काम में सेठ होकर एक बंगाली लड़की का पति बन जाऊंगा। यह तो आपको भी सुनने में अजीब लग रहा होगा कि मैं 35 साल का और वह 20 साल की जवान लड़की, उससे शादी करने पर मैं बहुत खुश हो रहा था। उस लड़की की उम्र 20 साल थी। मेरे लिए यह बहुत ज्यादा खुशकिस्मती की बात है। मुझ जैसे 30 साल के लड़के को एक 20 साल की जवान खूबसूरत लड़की मिल रही थी, जबकि हम दोनों की उम्र में लगभग 10 साल का फासला था। आखिर उसने मेरे अंदर ऐसी क्या खूबी देखी थी जो मुझे पसंद कर लिया था। मेरे लिए ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी थी, क्योंकि मुझे गांव में तो कोई रिश्ता नहीं दे रहा था, इसलिए कि लोगों का यह कहना था कि आशीष वहां जाकर बहुत अजीब हो गया है। आशीष के पास ना तो टाइम है और ना ही इतना पैसा कि हम उसको अपनी बेटी दे सके। अब उसकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी है और फिर ऐसे में इतनी कम उम्र की लड़की मिल जाना बहुत बड़ी बात होती है। और वैसे वो इतनी ज्यादा हसीन है, मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता था। ये बात मैंने अपने माता पिता को बताई तो पहले वो खुश हो गए और खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, मगर फिर मेरी मां की आंखों से आंसू छलकने लगे। मैंने कॉल पर अपनी मां से पूछा, क्या हुआ है? मां ने कहा कि आशीष बेटा, क्या तुम्हें लगता है कि वह बंगाली लड़की तुम्हें हमारे पास आने देगी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। अब तो बस तुम बंगाल के ही होकर रह गए हो। खुशी तो बहुत है बेटा, तुम्हें इतनी कम उम्र की लड़की मिल रही है और यकीनन वह गांव की लड़कियों से कहीं ज्यादा खूबसूरत होगी। तुम्हारा ख्याल भी रखेगी, क्योंकि तुम उम्र में उससे बहुत बड़े हो और उसने तुम्हें अपनी मर्जी से पसंद किया है। लेकिन परेशानी यह है कि हमें तो तुम भूल ही जाओगे। सारी जिंदगी हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। हमें तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं और आखिर में तुम उस बंगाली लड़की को हासिल हो जाओगे। बस माता पिता की किस्मत में आखिर में सिर्फ मायूसी के सिवाय कुछ नहीं बचता। बस बेटे, मेरे दिल बहुत हल्का हो गया। अब कॉल रखती हूं। मां के रोने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। ये बात तो मां ने बिल्कुल ठीक कही थी। जब मैं बबीता से शादी कर रहा था तो मुझे बाकी लोगों को भूलना ही पड़ता। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मेरे दिल में यह ख्याल आया कि इंसान को रोजगार किस किस तरह से परेशान कर देता है कि उसे अपनों को भी छोड़ना पड़ता है। मुझे उन लड़कियों का दर्द बहुत महसूस हुआ जो अपने माता पिता को छोड़कर अपनी ससुराल की हो जाती है और फिर उन्हें वापस अपने ही घर आने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत होती है। फिलहाल मैंने अपनी होने वाली बंगाली पत्नी बबीता से यह बात कही तो वो मेरे गले लग गई और मेरे गले लगाकर कहने लगी, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? क्या मुझे एहसास नहीं कि तुम एक इज्जतदार परिवार से ताल्लुक रखते हो? और मैं कौन सा अलग हूं? मेरे भी परिवार का यही उसूल है जो तुम्हारे परिवार का है। मुझे तो खुशी है कि तुम इतने जज्बाती हो रहे हो। इसका मतलब यही है कि तुम फ्यूचर में मुझसे बेपनाह मोहब्बत करोगे, मुझसे इतना प्यार करोगे कि मैं सारी जिंदगी खुश रहूंगी। जाहिर सी बात है, जो लड़का अपने माता पिता की इज्जत करता है वही असल में असली मर्द होता है, जो अपनी पत्नी को भी मोहब्बत दे सकता है जो उसे चाहिए होती है। मेरी पत्नी की इतनी नरम दिल्ली को देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे मेरे माता पिता के पास जाने की परमिशन दे रही हो? तुम्हें पता है ना कि तुमने मुझसे कहा था तुम शादी के बाद यहीं पर रहना चाहती हो। तो वो कहने लगी, अरे मेरे बेवकूफ पति, मैं तुमसे यह कहना चाह रही हूं कि तुम अपने माता पिता को यहां बंगाल बुला लो। वैसे भी वह घर पर रहकर क्या करेंगे? तुम उनके इकलौते बेटे हो। अब वह वहां पर अकेले रह गए हैं।
तुम चाहो तो उन्हें यहां पर बुला सकते हो। तुम ही तो कहते हो कि तुम्हारे रिश्तेदार अच्छे नहीं हैं और ना ही उन लोगों का बिहेवियर तुम्हारी फैमिली के साथ अच्छा है। तो फिर वहां पर अकेले रहकर तुम्हारे पेरेंट्स क्या करेंगे? तुम उनको बुला लो और हम उनकी मौजूदगी में उनके सामने यहां पर शादी कर लेंगे। मेरी पत्नी बबीता के कहे हुए यह शब्द मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैंने अपने पेरेंट्स को यह गुड न्यूज सुना दी। मेरे पेरेंट्स के आने जाने का सारा खर्चा बबीता ने ही उठाया था। वैसे भी उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वह मुझसे पहले से ही फैक्ट्री में काम कर रही थी। 18 साल की थी तब से ही फैक्ट्री में काम कर रही थी और मुझे तो अभी फैक्ट्री में लगे हुए 6 महीने ही गुजरे थे, इसीलिए मेरी सैलरी उससे कम थी। शायद बबीता को अपनी जिंदगी में ऐसा मर्द चाहिए था जो उसके साथ चलता हुआ अच्छा लगे। वैसे मेरी एज 30 साल थी, लेकिन मेरी हाइट हेल्थ कम थी, इसलिए मैं भी कम उम्र का लगता था। मैं कोई आदमी नहीं बल्कि कम उम्र का लड़का ही लगता था। बस गांव के लोगों की ही सोच ऐसी थी कि वह अपनी बेटी मुझे नहीं देना चाहते थे। खैर, अब तो मेरे पास एक ऐसी लड़की थी जो मुझे पसंद करती थी और मुझ पर मर मिटी थी। मैंने अपने पेरेंट्स को 1 हफ्ते के अंदर ही बंगाल बुला लिया था। यह सब देखकर तो हमारे रिश्तेदार भी हैरान रह गए थे कि आशीष की किस्मत जाग गई है। उसने बंगाली लड़की से शादी करके अपने माता पिता को भी वहीं पर बुला लिया है। मेरे पेरेंट्स जब यहां पर आए तो मेरी उनकी मौजूदगी में शादी हो गई। शादी वाले दिन मैं बहुत ज्यादा खुश था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ हकीकत में हो रहा है या फिर कोई सपना है। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि वह मुझे सिर्फ प्यार और इज्जत चाहती है। आज रात के 2 बज रहे थे और वह मेरे कमरे में मेरे सामने बैठी हुई थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो किसी खूबसूरत गुड़िया की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मासूम सी मूरत मेरे सामने बैठी हो। मैं भी बहुत स्मार्ट लग रहा था और कपड़े भी महंगे पहन रखे थे, लेकिन मैं था तो एक अनपढ़ ही। मेरे अनपढ़ होने का सबूत यह था कि मैंने अपनी पत्नी के लिए जो गिफ्ट लिया था उसको मैंने एक सिर्फ छोटे से थैली में रख लिया था। ना ही उसको बॉक्स में रखा और ना ही उसको पैक करवाया, जबकि मेरे पास एक थैली में अलग से पैसे भी पड़े हुए थे जो मैं आज सुबह सुबह ही लेकर आया था। और यह भूल गया था कि मेरी पत्नी को तो चॉकलेट्स पसंद है। उसे तो चॉकलेट और टेडी बियर से प्यार है, जबकि मैं उसके लिए पैसे लेकर आया हूं और मैंने एक छोटा सा आर्टिफिशियल सेट भी उसके लिए ले लिया था। वैसे भी हम जैसे लोगों की फितरत कहीं भी जाकर नहीं बदलती। मैंने भी ना सोचते हुए पैसे अपने पास इसीलिए रखे थे कि वह जो चाहेगी अपने लिए लेकर आ जाएगी। ये भूल गया था कि उसके पास तो पहले से ही बहुत सारे पैसे हैं। मेरी पत्नी के हाथ में पहले से ही एक छोटा सा बॉक्स मौजूद था। शायद वह भी मुझे कोई गिफ्ट देना चाहती थी। जब मैंने उसके हाथ में वह गिफ्ट देखा तो अपने पैसे देने का इरादा बदल लिया। सोचा कि उसे पैसे नहीं दूंगा, लेकिन वह मेरे हाथों में थैली देख चुकी थी, जिसमें से एक में तो ज्वेलरी सेट था और दूसरे में पैसे थे। वो मुझसे पूछने लगी, आशीष, इनमें क्या है? उसने मुझसे पूछा तो मैंने उसे बता दिया कि ये मैं तुम्हें देने वाला था। मैंने ज्वेलरी सेट तो उसको दे दिया, उसे पसंद आया, लेकिन वह दूसरी वाली थैली को मैंने कहा कि इसे तुम कहीं रख दो, यह मैं तुमसे सुबह को ले लूंगा, ये मेरा रोज का जेब खर्च है। तो बबीता कहने लगी कि मुझे तो लगा कि तुम मेरे लिए कोई स्पेशल गिफ्ट लेकर आए हो। वो ज्वेलरी सेट भी सिर्फ मामूली सा ही था। उसे अच्छा तो लगा था, लेकिन वह उसे देखकर ज्यादा खुश नहीं हुई थी। मैंने कहा, माफ करना बबीता, मैं अपने पेरेंट्स की वजह से शायद यह सब कुछ भूल गया था कि मुझे तुम्हें कोई स्पेशल सरप्राइज भी देना है, लेकिन मैं तुम्हें कल इससे भी अच्छा गिफ्ट लाकर दूंगा जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। बल्कि लाकर नहीं दूंगा, तुम्हें उस गिफ्ट के पास जाना पड़ेगा। मेरी चिकनी चिकनी बातों में वह आ गई थी और उसकी नाराजगी भी दूर हो गई थी और वो सब कुछ भूलकर मेरे गिफ्ट के बारे में सोचने लगी। मैंने गद्दे के नीचे हाथ बढ़ाया और उससे कहा कि मैं ये सारे पैसे गद्दे के नीचे रख रहा हूं। तब उसका चेहरा उतर गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो नहीं चाहती मैं गद्दे के नीचे सामान रखूं। वो शायद मुझे अपने पास नहीं आने देगी। इस शादी का कोई मकसद होगा, जैसे उसने शादी की, वरना मेरे हाथ आगे बढ़ाने पर वह मुझे इतनी अजीब नजरों से नहीं देखती। मेरे दिल में हजारों सवाल आ रहे थे। बबीता कहने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो? गद्दे के नीचे क्यों रख रहे हो? उसने मुस्कुराकर मुझसे पूछा। मैंने कहा, तो फिर कहां रखूं? तो वो कहने लगी, लाओ मैं इसे अपनी अलमारी में रख देती हूं। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया और उसने अपनी अलमारी को खोलकर उसमें रख दिया। मैं तो कब सो गया
मुझे कुछ पता ही नहीं चला। सच कहूं तो मुझे याद ही नहीं कि मैं कब सो गया। जब मैं सुबह उठा तो मेरी पत्नी मेरे सामने बैठी हुई थी और वो मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी और मुझसे कहने लगी, जल्दी उठो, आशीष बहुत देर हो रही है और हमें फैक्ट्री भी तो जाना है। सब लोग हमारा वहां पर इंतजार कर रहे होंगे और तुम्हारे पेरेंट्स भी यही सोचेंगे कि मैंने उनके बेटे को उनसे छीन लिया। तो चलो जल्दी उठो, पहले ही बहुत देर हो गई है। उसने यह कहकर गद्दे के चारों तरफ के कोनों को अच्छी तरह से चादर से दबा दिया। मैं वॉशरूम में चला गया। मुझे अपनी पत्नी बबीता का बिहेवियर बहुत ही अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। मैं वॉशरूम से वापस आया तो वह बेड पर ही बैठी हुई थी। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी तो वह चौंक कर बेड पर लंबी लेट गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से मुझसे कुछ छुपा रही है। मैंने उससे पूछा, भी बबीता क्या है इन गद्दों के नीचे? तो बबीता कहने लगी, गद्दों के नीचे तो कुछ भी नहीं है, मैं आपसे क्या छुपाऊंगी? मैं क्या इसके नीचे क्या रखूंगी? मेरे पास कोई खजाना है जो मैं गद्दों के नीचे दबा के रखूंगी? जैसे ही मैं पीछे मुड़ा और तैयार होने लगा तो अचानक ही वह खड़ी हो गई और उसने जल्दी से गद्दे के नीचे से कुछ निकाला और फौरन उसको अलमारी के अंदर रख के अलमारी में ताला लगा दिया। मैं अब शक में पड़ गया था कि अगर बबीता मुझसे कुछ नहीं छुपा रही है तो फिर उसने अलमारी में क्या चीज रखी है और फिर ताला क्यों लगाया है। ये बात मेरे दिमाग में घूम रही थी। हम लोग एक साथ घर से निकल गए और अपनी फैक्ट्री में जाकर काम करने में बिजी हो गए। रात कैसे हो गई पता ही नहीं चला। दिन भर हमने अपनी फैक्ट्री में काम किया था। फिर रात के 8 बजे हम लोग अपने पेरेंट्स के पास गए थे। वह भी हमें देखकर बहुत खुश हो गए थे। मेरी पत्नी ने अपने किसी जानने वाले से एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया था जिसमें मेरे माता पिता ठहरे हुए थे, क्योंकि वह हमारे साथ उस घर में नहीं रह सकते थे। जिस घर में हम रहते थे वो मेरी पत्नी का घर था और वह भी बहुत छोटा था। उसमें सिर्फ एक कमरा और छोटा सा आंगन ही था। अगले दिन में किसी काम से घर से बाहर निकाला तो रास्ते में मुझे मेरा बिजनौर में रहने वाला एक दोस्त मिल गया था। बंगाल में किसी काम से आया हुआ था। मैं जब उससे मिला तो मैंने उससे उसके हाल चाल पूछे और वह भी मुझसे बातचीत करने लगा। उसे मेरी शादी के बारे में पता था। हम दोनों बैठकर एक चाय के होटल पर बात करने लगे। वह मुझे अजीबोगरीब बातें पूछने लगा तो उसने शादी वाली रात के बारे में मुझसे मजाक और बातचीत शुरू की। मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया कि मैं ऐसी बातें हंसी मजाक के लिए नहीं करना चाहता। मैं और मेरी पत्नी 2 शरीर एक आत्मा है तो हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं। वो कहने लगा, तुम तो बड़े ही बदल गए हो, यह बंगाल की लड़की है, होशियार रहना। मैं उसकी बात सुनकर चौंकन्ना हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? किस चीज से होशियार रहूं? उसने कहा, बस ऐसे ही बता रहा हूं। किसी भी चीज से होशियार रहना। उसकी बात सुनकर मैंने गद्दे वाली वह बात अपने दोस्त को बता दी, क्योंकि मैं यह बात तो नहीं छुपा सकता था। इसमें ऐसी भी कोई शर्म वाली बात नहीं थी जो मुझे यह बात उसे बताने से रोकती। मेरी बात सुनकर मेरा दोस्त अचानक ही उछल पड़ा और कहने लगा, तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारी पत्नी जरूर गद्दे के नीचे कुछ रखती होगी और फिर गद्दे को भी तुम्हें हटाने से मना करती होगी। मैंने अपने दोस्त से कहा, हां ऐसा ही करती है, तुम ठीक कह रहे हो, शायद ये मेरा वहम भी हो सकता है। तो मेरा दोस्त कहने लगा, चलो तुम इससे पहले अपनी पत्नी पर शक करो 2-3 दिन और तुम इस बात की सच्चाई का पता लगा लो कि वह रात को ऐसा ही करती है। मैंने उससे कहा, चलो ठीक है, मैं किसी दिन गद्दा ही उठाकर देखूंगा कि आखिर वह उसके नीचे क्या रखती है और वह रात को भी सोने से पहले बड़ी अजीब सी हरकतें करती है। मैंने अपने दोस्त को बताया। उसने कहा कि ठीक है, तुम 2-3 दिन उसको आजमा कर देखो, उसके बाद तुम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हो। रात हुई तो मुझे किसी और चीज से ज्यादा इंटरेस्ट बबीता के उस बिहेवियर में था कि वो गद्दे के नीचे क्या रखती है। फिर वही हुआ, रात हुई तो बबीता का बिहेवियर अजीब सा हो गया। बाकी सारी बातें तो वह मेरी मानती ही थी, किसी चीज पर उसे कोई एतराज नहीं था, लेकिन गद्दे के साथ वही राज रख रही थी। गद्दा तो वह ऐसी चादर से दबा रही थी जैसे उसके नीचे कोई खजाना हो, और वह अपनी साइड की तरफ वाले गद्दे के साथ ही ऐसा करती थी। मुझसे कहने लगी, आशीष इधर होकर लेटो, यह क्या कर रहे हो? उसने मुझे अपनी जगह से पीछे हटा दिया और कहने लगी, मैं देख रही हूं कि तुम मेरी जगह पर लेटने की कोशिश कर रहे हो, बहाने से गद्दे के नीचे देखना चाहते हो।
प्लीज तुम ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी पत्नी हूं और मुझे तुमसे ज्यादा घर की साफ सफाई का ध्यान रहता है। मेरी साइड का बिस्तर बिल्कुल ठीक है। वो फिर मेरे तकिए पर मेरे पास आकर लेट गई और मेरे बाजू पर अपना सर रख लिया। मैं मजबूर था। शुरू में इंसान इतना कंफर्टेबल तो नहीं होता कि एक दूसरे से हर बात करें। मैं भी खामोश हो गया और इसी तरह से वह मेरे बाजू पर सर रखकर सो गई और मैं भी सो गया। मैं उठा तो मुझे फिर याद नहीं था कि क्या हुआ। मेरी पत्नी ने इस तरह सामान गद्दे के नीचे से निकाला, अलमारी में रख दिया और अलमारी को ताला लगा दिया। अब तो इस बात का कंफर्म हो चुका था कि वह जरूर गद्दे के नीचे कुछ रखती है और फिर रख कर मुझसे छुपाती भी है। अगले दिन मैंने अपने दोस्त को फैक्ट्री के बाहर बुला लिया और मैंने अपने दोस्त करण को यह बात बता दी तो उसने कहा कि जरूर तुम्हारी पत्नी का कोई ना कोई मकसद होगा। अब तुम्हें उसकी सच्चाई का पता लगाना ही होगा कि वह गद्दे के नीचे क्या रखती है और क्यों रखती है। उसकी वजह भी तुम्हें ही पता लगानी चाहिए। देखो, पहले तो मुझे शक हो गया था कि एक लड़की जिसके पास भगवान का दिया सब कुछ है, वह तुमसे क्यों शादी कर रही है। और फिर इतनी कम उम्र की लड़की, वह किसी और लड़के से भी तो शादी कर सकती थी। जरा सोचो तो सही, तुम में ऐसी क्या खास चीज थी कि उसने तुमसे शादी की। कहीं वह कुछ और तो नहीं करने जा रही। करण की बातें मुझे डरा रही थीं। मैंने उससे कहा, तुम्हारा क्या मतलब है कि वह क्या करेगी मेरे साथ? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो भाई? मेरी बात सुनकर करण सोचने वाले अंदाज में कहने लगा, देखो आशीष, मैं तुम्हें बेवजह की शक में नहीं डालना चाहता, लेकिन एक बात तो सच है जो मुझे नजर आ रहा है। तुम्हें खुद भी अजीब लगता है कि वो जरूर तुम्हारे बेड के गद्दे के नीचे सोने से पहले कुछ रखती है जिसे वह सुबह निकाल लेती है। अब यह तो तुम पर लागू होता है कि तुम उस चीज को किस तरह से ढूंढो, क्योंकि अगर फिर कोई बात हुई तो फिर तुम्हारा जिम्मेदार कौन होगा? अब तो तुम अपने माता पिता को भी यहां पर बुला चुके हो। यह सोचो कि यह लड़की से 1 महीना पहले तुम्हारे लिए बिल्कुल अजनबी थी। आज तुम इस लड़की के साथ एक कमरे में रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, अपने होश खो रहे हो। क्या पता वह लड़की कौन है और तुम्हारे साथ क्या करना चाह रही है? तुम होश में आओ। इतना ज्यादा किसी पर भरोसा एकदम से नहीं करना चाहिए। और तुम्हारे सर पर तुम्हारे पेरेंट्स की भी तो जिम्मेदारी है। तुम अकेले तो नहीं हो। करण ने मुझे अच्छे खासे शक में डाल दिया था। आज मैंने सोचा कि मैं एक पति होने के नाते अपने इस रिश्ते को इस्तेमाल करूंगा और जबरदस्ती घर जाकर गद्दे को उठाकर देखूंगा कि वह उसके नीचे क्या रखती है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वह मुझसे हर एक बात से रोज मना कर दे और मैं उसके कहने पर रुकता ही चला जाऊं। पति पत्नी के बीच तो कोई राज नहीं होना चाहिए। आज मैंने अपने दिल में इरादा कर लिया था कि मैं घर जाते ही गद्दा उठाकर ही रहूंगा। जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मेरी जान ही निकल गई। मैंने देखा कि मेरी पत्नी वहीं पर मेरे पीछे ही खड़ी हुई सारी बातें सुन रही थी। मुझे उसे देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? मैं दिल ही दिल में पछता रहा था। मेरी पत्नी मेरा सारा प्लान जान चुकी थी। अब मैं अपनी पत्नी से यह भी नहीं कह सकता था कि तुम गद्दे के नीचे क्या रखती हो। अगर ऐसा करता तो बहुत ही गिरा हुआ इंसान लगता। जैसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थे, उनसे तो ऐसा ही लगता था जैसे मेरी पत्नी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया है और उसे मुझ पर अफसोस हो रहा है कि मैं कितना बेगैरत इंसान हूं जो अपने दोस्त से अपनी पत्नी की ही बुराई कर रहा था। मेरे दोस्त को भी अंदाजा हो गया था कि मैं अपनी पत्नी के सामने शर्मिंदा हो रहा हूं। मेरे दोस्त ने कहा, तुम भी कितने पागल इंसान हो। अगर उसे पता चल भी गया है कि तुमने मुझसे यह बात कही है तो तुम्हें उस पर भरोसा करना चाहिए बजाय परेशान होने के। तुम एक काम करना, घर जाते ही गद्दा बेड से हटा देना और कहना कि मुझे बस यही जानना था कि गद्दे के नीचे क्या है। अब तुम अगर इस बात पर डरने लगोगे तो वह और तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि औरत के सामने तुम जितना दब कर रहोगे वह तुम्हें उतना ही दबाती चली जाएगी। दोस्त की बात भी सही थी। अब मैं इसी एहसान में दबा हुआ था कि वह बंगाली है, उसने मुझसे शादी कर ली। मेरे माता पिता को भी यहां पर बुला लिया। अगर मैं बराबरी करता तो उसने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया था। अगर वह बंगाल से थी और अमीर परिवार से थी, लेकिन शादी तो उसने मुझसे पसंद की ही की थी। ऐसा तो नहीं है कि मैंने उसे पसंद के लिए मजबूर किया हो या शादी के लिए जबरदस्ती की हो। मैं जबरदस्ती करके भी कहा जा सकता था, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं थी। पर अगर वो मुझे पति के तौर पर एक्सेप्ट कर ही चुकी थी तो अब उसे मुझसे कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए थी। मेरे दोस्त ने जब यह सारी बातें मुझ समझाई तो मैं भी तसल्लीमंद हो गया।
मैंने सोच लिया कि अब मैं उससे साफ साफ बात करूंगा। मेरा दोस्त वहां से चला गया और मैं फैक्ट्री के अंदर चला गया। शाम को जब हम पति पत्नी घर आए तो मेरे अंदाज कुछ बदले हुए थे। मेरी पत्नी ने मुझे देखा तो कुछ भी नहीं बोली। थोड़ी देर के बाद कहने लगी, क्या हुआ है? आप कुछ परेशान लग रहे हो। मैं घबरा गया। मैंने कहा, मैं परेशान नहीं हूं, लेकिन हैरान जरूर हूं और यही कहना चाहता हूं कि तुम गद्दे के नीचे क्या रखती हो। तो वो कहने लगी, मैंने सब कुछ सुन लिया है, आपने अपने दोस्त से जो भी कहा। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं शर्मिंदा होने की बजाय अपनी बात पर ही डट गया। मैंने कहा, हां, तुमने सही सुना है। आखिर इसमें बुरा ही क्या है? तुम मुझे खुद बता दो कि तुम गद्दे के नीचे क्या रखती हो। इसमें जो कुछ भी है, क्या उस पर मेरा हक नहीं है? मेरी पत्नी हंसकर कहने लगी, अरे तुम्हें किसने कहा कि तुम गद्दे के नीचे ना देखो? मैं तो बेवजह ही तुमसे छुपा रही थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ना ऐसी बातें करना। आओ, तुम खुद देख लो गद्दे के नीचे क्या है। मेरी पत्नी ने एकदम ही गद्दे का बिस्तर हटाया और उसके बाद गद्दा भी हटाकर जमीन पर रख दिया। बेड पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था। सच में इसके नीचे तो कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, हां, मगर तुम रात को जरूर कुछ रखती हो, झूठ मत बोलो। वो कहने लगी, आशीष, देखो, मुझे झूठ बोलने की आदत भी नहीं है। मैं अगर गद्दे के नीचे कुछ रखूंगी तो तुम्हें क्यों नहीं बताऊंगी। चलो, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आता तो अगली बार जब रखूंगी तो तुम खुद देख लेना और उसी टाइम मुझसे पूछ भी लेना कि मैं क्या रखती हूं और क्यों रखती हूं। मैंने कहा, चलो अच्छा है, ये भी अच्छा है। उम्मीद है कि अब तुम मुझसे कुछ छुपाओगी नहीं। पर उस दिन और उस दिन के कुछ दिन बाद तक हमारी शादी को 1 महीना गुजर गया था, पर मुझे कमरे में आते ही नींद आ जाती थी। इतनी तेज नींद आती थी कि जब मेरी आंख खुलती तो सुबह हो जाती थी और मैं यही सोचता रह जाता कि आखिर मैंने रात कब और कैसे गुजारी। मुझे तो यह भी नहीं याद कि नींद कैसे आई। मुझे तो यह भी याद नहीं कि जब मैं घर आया तो मैंने रात का खाना कब खाया और मैंने क्या खाया था। अब मुझे परेशानी होने लगी थी। मैं किसी तौर पर भी अपने साथ ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मुझे पता लगाना ही था कि आखिर कमरे में आते ही मुझे पर नींद क्यों सवार हो जाती है। मैंने सोचा कि शायद मेरी पत्नी मुझे चाय में कुछ मिलाकर दे रही होगी या मेरे साथ कुछ ऐसा कर रही है जिससे मुझे नींद आ जाती है और मैं गहरी नींद में सो जाता हूं। मैंने बहुत कोशिश की मैं पता लगा सकूं आखिर मेरे साथ क्या होता है, पर मैं इस कोशिश में नाकाम रहा। मैं थोड़ा सावधान रहता कि अपनी पत्नी के हाथ से कुछ भी ना खाऊं ना पीऊं, बल्कि एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं बाजार से ही खाना लेकर आ गया था और हम दोनों ने वही खाना खाया। उस दिन भी जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे आते ही नींद सवार होने लगी थी। लेकिन इस सब में अच्छी बात यह हुई थी कि उस दिन मेरी सुबह के 6 बजे ही आंख खुल गई थी। सुबह को जब मैं उठता तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था। फिर रात की किसी भी बात के बारे में मैं सोच ही नहीं पाता था। मैं ज्यादा से ज्यादा अपने काम पर ध्यान दिया करता था और मेरी पत्नी भी ऐसी ही थी। वो मेरे साथ फैक्ट्री जाती थी और अपने काम में बिजी हो जाती थी और रात को घर में आते ही वह हम दोनों के लिए खाना बनाती थी। मैं भी कभी कभी उसके साथ काम में हाथ बटा दिया करता था। आखिर में अपनी पत्नी से पूछने पर मजबूर ही हो गया। मैंने अपनी पत्नी से बहुत प्यार और मोहब्बत से पूछा कि मेरी जान, मुझे बता दो कि तुम ऐसा क्या जादू करती हो कि कमरे में आते ही मुझे नींद आ जाती है। और गद्दे वाली बात को तो मैं भूल ही गया हूं। तुम गद्दे के नीचे क्या रखती थी? मेरी बात सुनकर वो हंसने लगी, कहने लगी, देखो, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम पर कोई जादू टोना किया है तो यह गलत है। जादू से तो मैं दूर भागती हूं, बल्कि मैं तो ऐसे लोगों से नफरत करती हूं जो जादू जैसी चीजों पर विश्वास रखते हैं। हां, पर एक जादू जरूर मैंने तुम पर किया है। मैंने घबराते हुए अपनी पत्नी से पूछा, क्या? क्योंकि मुझे तो कुछ दिनों से ऐसा ही लग रहा था कि मैं किसी जादू टोने के असर में आ गया हूं। मेरी पत्नी कहने लगी, देखो, तुम दूसरे शहर के लोगों को गलत आदतें होती हैं। रोज रात को देर से घर वापस आते हैं, जबकि हमारे शहर में ऐसा नहीं होता। यहाँ के सारे मर्द जल्द ही घर में आ जाते हैं और अपने परिवार के साथ ही सो जाते हैं। यहाँ के मर्द रातों को देर तक दोस्तों के साथ भी नहीं बैठते, बल्कि देर रात तक घर से बाहर ही नहीं निकलते। और औरतें भी घर से बाहर नहीं निकलती, जबकि बच्चों पर भी पाबंदी लगाई जाती है। सब लोग रात को 8 बजे तक ही सो जाते हैं और सुबह को 6 बजे तक उठ जाते हैं।
दरअसल मैंने सुना है दूसरे शहरों के लड़के और आदमी रात के 1 या 2 बजे ही घर में घुसते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ का तरीका बहुत अलग है। आप भी यहाँ पर अपने तरीके से ही चल रहे थे। जब हम दोनों फैक्ट्री से आते थे तो आप खाना खाने के बाद यहाँ से चले जाते थे और मैं घर में अकेली हो जाती थी और आपका इंतजार करती थी। मुझे आपका यह तरीका पसंद नहीं आया था। मेरी बात पर नाराज मत होना, लेकिन बात यही है कि आपका तरीका बहुत गलत था। आपको रात को घर में होना चाहिए और अपनी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो आप मेरे साथ घर के कामों में भी हाथ बटाते हैं, लेकिन आपको बाहर जाने की ज्यादा फिक्र लगी रहती थी। मैंने सोचा कि अगर मैं आपसे लड़ाई झगड़ा करूंगी, आपको बदलने की कोशिश करूंगी, तो शायद आप मुझसे नाराज हो जाओगे। फिर आप मुझे लड़ाई करोगे कि मैं आपको शादी के बाद बदलने की कोशिश कर रही हूं। लेकिन सच बताइए, क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि आप घर में रहकर अपनी पत्नी का ख्याल रखें? ऐसा भी हो सकता है कि आपकी गैर मौजूदगी में घर में कोई और घुस आए, या फिर कोई ऐसा इंसान जो आपकी पत्नी को नुकसान पहुंचा सके। तो क्या आपको अच्छा लगेगा? मैंने नजरें चुरा ली। तो बस ये सब कुछ मैं इसीलिए ही कर रही थी। मेरी तो सिर्फ यह कोशिश थी कि आप रात को जल्दी घर में आ जाओ और जल्दी ही सो जाया करो। इस शहर में क्राइम बहुत ज्यादा है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पति भी किसी गलत काम में पड़ जाए या फिर लोग उसे मुश्किल में डाल दें। हम लोग मामूली से लोग हैं। अगर हमें अपनी जिंदगी आसानी से जीनी है तो हमें अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। और मैं यही कर रही थी, आपके साथ आपके तौर तरीके को बदल रही थी। आपके गांव में ऐसा होता होगा कि आप रात को देर से घर वापस आते होंगे, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ रात हो जाने के बाद कोई बच्चा भी घर से बाहर नहीं निकलता। तभी तो यहाँ पर हर कोई इंसान सुबह जल्दी उठकर अपने काम में लग जाता है और शाम को जल्दी फ्री होकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है और सो जाता है। और रही बात आपकी नींद की, तो मैं एक अलग तरह की कोयल लगाती हूँ, जिससे मच्छर तो भागते ही हैं, साथ ही साथ उसकी खुशबू से हम दोनों को नींद भी आ जाती है। अगर आपको ये लगता है कि आपके सोने के बाद मैं कहीं जाती हूँ या किसी से मिलती हूँ, कोई और काम करती हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो रात को उसी टाइम सो जाती हूँ। कमरे में होने वाली कोयल की वजह से आपको अभी घर में आते ही नींद आने लगती है, और यही इस कमरे की खास बात है। मैंने यह सब जानबूझकर किया है ताकि हम दोनों की जिंदगी में आसानी हो। और देखो, छोटी मोटी बात पर शक मत किया करो। अगर तुम मुझसे पूछ लेते तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देती, लेकिन तुमने सबसे पहले यह बात अपने दोस्त को बताई, उसके बाद मुझसे सवाल किया। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया था। सच में हम सभी ऐसा ही करते हैं, छोटी सी बात को दिल पर सवार कर लेते हैं और फिर इसी के बारे में सोचते सोचते एक छोटी सी बात का इशू बन जाता है, और वह इशू हमारे रिश्ते की सारी खूबसूरती को छुपा लेता है। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी पर थोड़ा भी शक हो तो आप उससे सामने बैठकर बात को क्लियर कर ले। कभी कभी अपनी पत्नी पर या अपने पति पर शक ना किया करें, वरना आपकी मुस्कुराती जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। शक ऐसी चीज है जो लोगों के घर क्या सारी जिंदगी को ही उजाड़ देता है। भगवान का शुक्र है कि मेरी पत्नी समझदार थी और उसने मुझे समझाने के लिए एक नया तरीका अपनाया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।